नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। अच्छा जल्दी से बताओ, होली मन गई आप लोगों की? होली हो गई पूरी? होली ओवर? और अगर ओवर है तो अब आप रिटर्न करो पढ़ाई पर। ठीक है, पढ़ाई पर वापस आ जाओ भैया। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वाणिज्य और व्यापार है, इसमें बहुत अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं बने हैं। इसमें जो क्वेश्चन बने हैं ना, ये ज्यादातर इकोनॉमिक्स टाइप के ही है। इकोनॉमिक्स टाइप, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइप प्लस करंट अफेयर्स, ये दो तरह के सवाल इससे ज्यादा बने हैं। इकोनॉमिक्स का जो करंट है, ये दो तरह के सवाल ज्यादा बने हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि हो सकता है वो इकोनॉमिक्स में ना पढ़ाया गया हो, तो यहाँ कई चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि ये मैंने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ ली है ना। पर वो आपने जो पढ़ी हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। फिर अब पढ़ लेना, ठीक है। चलिए ये चलिए थोड़ा थोड़ा सा समझाना मुझे। अगर मैं ये वाणिज्य और व्यापार शुरू करूं, वाणिज्य और व्यापार, इससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी है? पढ़ी होगी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स। या इकोनॉमिक्स में कितने क्षेत्रक होते हैं? क्षेत्रक का मतलब सेक्टर, जहां पे हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जहां ऐसी गतिविधि करते हैं जिसका कोई ना कोई संबंध अर्थ यानी पैसे से है। इससे है, अर्थ यानी पैसे से है। तो क्या आपको पता है कि वाणिज्य और व्यापार में, वाणिज्य और व्यापार के बारे में आपको बताना है कि भैया ये हम इस पे चलें, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है वो पता है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। मैंने आपको उसके क्वेश्चन नहीं करवाए जनगणना के, है ना। आप में से ज्यादातर का सवाल होगा कि जी जनगणना के सवाल नहीं हुए। हाँ, जनगणना के सवाल आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे करा दूं या यहीं करवा दूं? जनगणना के कुछ सवाल इकट्ठे कर रहा हूं जिसमें यूपी का भी कुछ पोर्शन हो, यूपी का भी कुछ पोर्शन हो तो वो हो जाएगा। और उसे इससे अलग करवा देंगे, इस क्लास से अलग। ये क्लास चलती रहेगी, इससे अलग शाम को कोई 1 घंटे की क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए हो जाएगी, वो टेंशन मत लेना। कल या परसों में ही, कल या परसों में ही जनगणना के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, इस क्लास को बिना डिस्टर्ब कराए हुए। तो प्राथमिक क्षेत्र देखो, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक्स जो है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो इसको सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? एक मान लो कि जो प्रकृति ने हमको रिसोर्सेज दिए हैं, प्रकृति ने हमको संसाधन दिए हैं, वो प्राकृतिक, ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादों के रूप में जहां प्राप्त किया जाता है, और इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर के तौर पे भी इसको जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, और कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। जैसे कृषि यानी एग्रीकल्चर, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, पशुपालन, बेटा ये है, माइनिंग, खनन, कच्चा माल जो भी मिलता है वो सब, डेयरी यानी दूध प्रोडक्ट, मछली पकड़ना, ये सब जो है नी फिशिंग, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? ये सारी प्राकृतिक गतिविधियां हैं, और इसलिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, ये सबसे अधिक रोजगार देता है, यानी लगभग 45% लोग। आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, सवाल जवाब हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी पढ़ाई कर लें। सवाल जवाब लास्ट में करें बेटा, लास्ट में।
सवाल जवाब बाद में हम करेंगे, ठीक है। बस अभी केवल पढ़ाई कर लेते हैं 45-50 मिनट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए, ये आज और कल 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ये वाला 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में इसमें प्राप्त किया जाता है, और ये सारे के सारे क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रों में आते हैं। और बेटा सबसे अधिक रोजगार यही सेक्टर देता है। लेकिन जीडीपी में जो भारत में पैसा क्रिएट होता है, जो धन पैदा होता है, वो इसमें से सबसे कम आता है। आपको भी पता है, क्योंकि खेती बहुत ज्यादा फायदे का सौदा आज की डेट में नहीं है। बहुत सारी चीजें खेती में किसान के और खेती करने वालों के विरुद्ध जाती हैं, इसलिए बहुत बड़ा पैसा तो इसमें पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें 45% यानी लगभग 45% लोग इसमें हमारे रोजगार पाते हैं। जितने लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, उसमें से 45% कृषि वाला क्षेत्र जो है, प्राथमिक सेक्टर, इसी में लगे हुए हैं। पर जीडीपी में इसका सबसे कम योगदान है। हम देखेंगे इसके क्षेत्रक जो है कितने होंगे, 3। इन तीनों में सबसे कम योगदान यही करता है, यानी यहां से पैसा सबसे कम आता है। और इसीलिए इस क्षेत्र को, इसमें जो काम करते हैं उनको कहते हैं रेड कॉलर जॉब। इसकी नौकरी को क्या कहेंगे, रेड कॉलर। क्योंकि भैया खेती में लगता है खून पसीना, ये आता है सवाल यहां से। खेती में खून पसीना लगता है, क्या लगता है, खेती में खून पसीना लगता है, ठीक है। और खून पसीना मतलब रेड कॉलर, लाल रंग हो जाएगा, रेड कॉलर जॉब, ठीक है। तो सीधे सवाल आएगा कि भैया अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्रक हैं, तो 3 है। क्षेत्र या क्षेत्रक कुछ भी लिखा सकता है। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या प्राकृतिक संसाधन वाले मामले आते हैं, हाँ जी आते हैं। क्या सबसे अधिक रोजगार हमें प्राथमिक सेक्टर ही देता है, हाँ जी पहला ही देता है। क्या लेकिन जीडीपी में किस सेक्टर का सबसे कम योगदान है, तो भैया प्राथमिक सेक्टर का ही सबसे कम योगदान है। सबसे कम पैसा यहीं से आता है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब वाला कहा जाता है, यानी खून पसीने वाला भैया खेती में लगेगा, और इसलिए रेड हो गया कॉलर। यहां तक क्लियर हो तो मैं आपसे एक थम्स अप चाहूंगा। ये अंग्रेजी है, ठीक है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, लगभग 45%। लेकिन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, यानी 18 से 20। अगर हमारी टोटल जीडीपी में हम 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए बनाते हैं, तो बस 18-20 रुपए ही यहां से आता है, केवल 18-20 रुपए ही यहां से आता है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर इस वाले ले सकते हैं इसको, बेटा अगर आपके बैच में क्लास चल रही है तो ये आप ले सकते हो। अगर आपके बैच में ही ये क्लास चल रही है तो आपको ये लेनी ही है, ले सकते हो, नहीं। चलिए द्वितीय क्षेत्र पे आ जाओ, यानी सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, कच्चे माल का निर्माण करके नई वस्तु, कच्चे माल का बल्कि निर्माण की जगह प्रयोग लिखो, जो रॉ मटेरियल है उसका प्रयोग करते हैं, और भाई एक नई वस्तु बनाई जाती है। और कोई नई चीज कहां बनाई जाती है, फैक्ट्री में बनाई जाती है, उद्योग में यानी इंडस्ट्री में बनाई जाती है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। उसको हम विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम औद्योगिक सेक्टर भी बोलते हैं, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं बेटा। इसमें निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, ये सारे की सारी चीजें किसमें होती हैं, इसी में होती हैं। ये द्वितीय क्षेत्र में ही होती है बेटा, द्वितीय क्षेत्र में ही होती है। चलिए, विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है, हाँ जी। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है यही विकास का आधार है। आपके यहां पुल बनेगा, विकास का आधार है। रेलवे लाइन बनेगी, विकास का आधार है। बिजली आपके यहां पैदा हो रही है, प्लांट है, उसका विकास का आधार है। तो जो हमारे विकास का आधार है, जो बेसिस है हमारे डेवलपमेंट का, वो कौन सा सेक्टर माना जाता है, तो सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है। जैसे कपास से जब हम कपड़ा बनाते हैं तो भैया हम विकसित हुए, लोहे से हम स्टील बनाते हैं तो हम विकसित हुए। और इस क्षेत्र में काम करने वालों को हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग।
अच्छा, खेती में तो भैया बिल्कुल क्या हो रहा था, खेती में तो ऐसे हो रहा था भैया कि खून पसीना लगाना पड़ रहा था। हाँ, ये फैक्ट्री में आपने देखा भी होगा, फैक्ट्री में बहुत से लोगों की नीली ड्रेस होती है, नहीं होती? फैक्ट्री में नीली नीली सी ड्रेस देखी है आपने बहुत सारे लोगों की? अगर अपने कहीं पे फैक्ट्री में काम करते हुए लोग देखे हैं तो आपने देखा होगा नीली नीली ड्रेस होती है उनकी, ठीक है? तो नीली नीली ड्रेस, उसको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या? ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। ये सेकेंडरी सेक्टर वालों को, विनिर्माण क्षेत्र वालों को, ठीक है? किसको? विनिर्माण क्षेत्र वालों को। कंस्ट्रक्शन हो, कोई किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो, हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हम गैस पैदा कर रहे हैं, हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। यानी कुछ ना कुछ चीज का निर्माण जिसमें होता हो, और ये निर्माण मैक्सिमम टाइम जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में हमें चीजें मिल रही थी ना, प्राथमिक क्षेत्र में, वहीं से ये निर्माण शुरू होता है, वहीं से ये निर्माण शुरू होता है बेटा, ठीक है? चलिए, आपके सारे सवालों के जवाब, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, पढ़ लो। सवाल आए हैं पिछली बार, मैं आपके सारे सवालों के जवाब एक सेशन में कल दूंगा, क्योंकि आपको पढ़ाते हुए टाइम हो गया है काफी, तो मुझे लगता है कि आपसे बात करने का भी समय है। कल आपके वहां पे जो ये ऐप है, ऐप में ही, आपकी ऐप में ही डाउट सेशन लेके आऊंगा, तो वहां पे आप सारे सवाल पूछना, कोई पढ़ाई नहीं होगी, केवल सवाल जवाब ही हम लोग वहां करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर हो गया, फिर हो गया टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, और इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए से सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या, किस चीज का प्रोडक्शन होता है? सेवाओं का। तो भैया इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता? नहीं भैया, नहीं बनता। अच्छा, तो मतलब यहां कुछ भी नहीं है, बस कोई आदमी दूसरे की सेवा करेगा और उसके बदले पैसे लेगा। हाँ भैया, इसका कोई उदाहरण बता दो। इसका उदाहरण बता देता हूं बेटा। जैसे पहला है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। आप कहीं जाते हो, आप अपना पेपर देने जाओगे, टिकट बुक कराओगे और पैसे दोगे, क्या आपको उसके बदले में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई सामान मिल रहा है? नहीं। ये जो ट्रांसपोर्ट करने वाली बस है, कुछ बनाती है क्या? नहीं, पर पैसे तो मिलते हैं ना, क्योंकि ये सेवाएं दे रहे हैं। संचार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन यानी संचार। कम्युनिकेशन, जो आपको फोन वाले दे रहे हैं, वो सुविधा देते हैं कि भाई आप बात कर लेते हो और आपको उनके पैसे देने पड़ते हैं। या वो आपको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। बैंकिंग, भैया बैंकिंग, वो भी सेवाएं दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं, ठीक है? बीमा, अगर वो आप कहोगे जी पैसे देते हैं बैंकिंग वाले, वो आप ही का पैसा है, वो तो आप ही का पैसा है। बीमा, ये भी बेटा बीमा देते हैं। स्टोरेज, जहां सामान का स्टोरेज होता है, वो आप ही की सामान रखते हैं और फिर आपसे पैसा ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये क्या है बेटा? ये सारी की सारी हैं तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट सर्विस सेक्टर। और इसे हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे भैया कंडक्टर साहब को तो छोड़ दो, लेकिन जैसे डॉक्टर भी क्या देता है? हमें सेवा देता है, ठीक है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिखता है बस पर्चे पे, पर हम उसे 1000-1500 रुपए दे के आते हैं। क्यों भैया कहोगे कि कुछ नहीं दिया इसने? तो अगर ऐसे ही नॉर्मल कोई आदमी हो, आप उसके पास जाओ और आप उससे कहो भैया 1000 रुपए वो आपसे मांगे और एक पर्चे पे कुछ भी लिख दे, तो क्या आप मान लोगे? अरे ऐसे कैसे मान लेंगे? क्योंकि वो आपको कोई सेवा नहीं दे रहा। तो जिसके पास कोई स्पेशलिटी होगी, कुछ स्पेशल हुनर होगा, कुछ गुण होगा, वकील है, आप उसके पास जाते हो, वो भी आपको सेवाएं देता है। तो इस वाले यानी सर्विस वाले को हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो एक तरह से जो प्राथमिक यानी कि बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम वाले कामों में लगा है, उसको हम कहते हैं रेड कॉलर जॉब वाला आदमी। जो फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वाला। और बेटा जो लगा हुआ है सर्विस सेक्टर में, उसको हम व्हाइट कॉलर वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर वाला बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? हाँ, ठीक है बेटा। चलिए आगे आ जाइए।
आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि ये थर्ड में कौन कौन सा है, इस तरह का नहीं पूछेगा। मतलब यहां से तो पूछ सकता है, लेकिन एक बच्चा पूछा जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट बेटा वैसे तो पूरी गवर्नमेंट ही क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है, अपना नहीं बेच रही है, तो उस टाइप से। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट का आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ये सेवाएं आपसे पूछी जाएंगी, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्टोरेज, ये है ना, सामुदायिक सेवाएं, मनोरंजन, विश्राम स्थल। इनमें भी ये 5-6 जो हैं शुरू की, यही ज्यादा फेवरेट, यही ज्यादा फेवरेट है। तो तीनों सेक्टर समझ में आ गए, तीनों सेक्टर समझ में आ गए, तीनों सेक्टर। चलिए अब वाणिज्य और व्यापार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वाणिज्य और व्यापार की बात कर लेते हैं। हाँ, टीचर भी, बिल्कुल बेटा, टीचर भी उसी कैटेगरी में आएगा। वाणिज्य देखो और व्यापार देखो। सबसे पहले व्यापार समझो, क्यों? क्योंकि व्यापार छोटी चीज है। व्यापार जब दो या दो से अधिक पक्षों, चाहे वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, चाहे कोई कंपनी संस्थाएं हो सकती हैं, आपसी सहमति से वस्तुओं, सेवाओं या वित्तीय उत्पादों की खरीद बिक्री करती हैं। यानी जब खरीदारी और बिक्री होता है, मतलब मेन चीज है सेल और परचेज। आप, अब ये दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, जैसे किसी ने अपनी भैंस बेचनी है और दूसरे आदमी को बेच दिया उसने, भैया भैंस बिकी है, व्यापार है। एक कंपनी खाद बेचती है दूसरी किसी कंपनी को, व्यापार है। ठीक है, कोई फोन बेचता है कस्टमर को, व्यापार है। नहीं, दो लोगों ने मर्जी से, अब व्यापार का मतलब मर्जी क्यों जोड़ दी? अगर कोई बुलाया जाए, किसी के पास देख लिया 10 लाख रुपए है, उसे अपने पास बुलाए कोई दुकानदार और दो कोहनी मारे उसमें खींच के ऐसे, और दो कोहनी मार खींच के मार कहे 1 लाख रुपए दे और मेरे से मोबाइल लेके जा, चल 1 लाख रुपए दे और मेरे यहां से मोबाइल खरीद जल्दी। अब भाई वो प्रोडक्ट भी दे रहा है 1 लाख का, और भाई एक ने खरीदा है एक ने बेचा भी है, पर वो मर्जी से नहीं हुआ, इसलिए व्यापार नहीं है। तो स्वीकृति बहुत जरूरी होती है व्यापार में, वरना आप कहोगे कि जी कोहनी मार के और फिर बेच दिया, कह रहे मुझे बिक्री नहीं हो रही यार, इसको मारो अच्छी तरह से, 2-4 कोहनी मारो इसको, फिर ये 2-3 मोबाइल खरीद के लेके जाएगा, तो वो नहीं व्यापार है। इसलिए व्यापार आपसी सहमति से जब हम वस्तुओं या सेवाओं या वित्तीय उत्पादों की खरीद बिक्री करते हैं तो उसे हम व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार उसे हम कहते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ, सबसे ज्यादा जीडीपी यहीं से आता है। प्रियंका कह रही है बहुत शानदार बेटा, बिल्कुल। तो वाणिज्य की बात करें, उत्पादनकर्ता से अंतिम उपभोक्ता तक सामान के हस्तांतरण की प्रक्रिया, यानी उसमें सहायक गतिविधियां भी हैं। यहां तो केवल खरीद और बिक्री। अब वाणिज्य को मैं यहां आपको इससे समझाऊंगा। देखो ये है व्यापार, अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो तो आपको यहां से समझ में आएगा, और ये है वाणिज्य। ये क्या है? वाणिज्य है। कॉमर्स थोड़ा बड़ा टर्म है और व्यापार थोड़ा छोटा, तो एक व्यापक है, ज्यादा बड़ा शब्द है। व्यापार के साथ साथ व्यापार की सारी सहायक गतिविधियां, यानी जो उसके सपोर्ट में जो एक्टिविटीज होती हैं, ऑक्सिलियरी जो होती हैं, वो भी शामिल हैं। यानी कि जब सामान उत्पादक से उपभोक्ता तक जाता है, जब प्रोड्यूसर से भैया किस तक, जो उसका उपभोग करता है, जो उसको कंज्यूम करता है, जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कोई भी सामान जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसमें जो भी चीजें शामिल हैं उन सब को हम वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। अगर आपको समझ में आया तो एक थम्स अप चाहूंगा कि व्यापार मतलब वस्तुओं का लेन देन, और लेन देन के साथ लेन देन करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सारी की सारी वाणिज्य में आती हैं। किसमें आती हैं? वाणिज्य में आती हैं। चलिए, जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्ट, भाई खरीदने के लिए मान लो मैं दूसरे शहर में हूं और आप दूसरे शहर में हो, जैसे आपकी बुक मंगाई आपने, अब बुक में क्या है? बुक ऐसी तो नहीं पहुंचेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, कोई ना कोई उसे लेके जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये वाणिज्य का हिस्सा है। भंडारण, कहीं पे वेयर हाउस में उसको स्टोर किया जाता है, वाणिज्य का हिस्सा है। बीमा, इंश्योरेंस वाणिज्य का यानी कि कॉमर्स का हिस्सा है। ठीक है। बैंकिंग, बीमा कैसे? कि भैया उस प्रोडक्ट का बीमा करवा दिया, कहीं गड़बड़ हो तो उसके नुकसान कम होंगे, तो ये
भाई खरीदने और बेचने का हिस्सा तो नहीं है ये, पर ये जरूरी है। बैंकिंग, मान लो किसी कंपनी को पैसा चाहिए, वो प्रोडक्ट तो बना रहा है, वो प्रोडक्ट तो बना रही है, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है, तो पैसा कौन उपलब्ध कराएगा? बैंकिंग करवाएगी। और उसे बेचने के लिए लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। लोगों को कैसे बताया जाएगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो वाणिज्य के मुख्य घटक, इनको हम वाणिज्य के मुख्य घटक मान सकते हैं, जबकि व्यापार में लेन देन हो रहा था। क्या हो रहा था? लेन देन हो रहा था। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये सारे के सारे वाणिज्य के घटक हैं। आपसे पूछ भी सकता है इनमें से कौन सा वाणिज्य का घटक नहीं है। तो वाणिज्य के घटक मान लो परिवहन है, हाँ, भंडारण है, बीमा, और जबरदस्ती किसी को बेचना कोहनी मार के, तो वो वाणिज्य का घटक है क्या? वो वाणिज्य का घटक नहीं है। अब व्यापार के प्रकार पूछता है, तो देखो नॉर्मली हम दो तरह से व्यापार करते हैं। एक तो हमारा इंटरनल, यानी जो हमारे देश में चलता है, यानी आंतरिक या देशी व्यापार, और दूसरा होता है बाहरी या विदेशी व्यापार। और महत्वपूर्ण है, जब आपसे पूछेगा व्यापार के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले यही आएगा कि आंतरिक और बाहरी। एक हम अपने देश में कर लेते हैं, और एक हम विदेशों से व्यापार करते हैं, और ये व्यापार के दो प्रकार हैं। अब आंतरिक को समझें तो देश की सीमाओं के अंदर, ये समझने की चीज है, तो इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना। और व्यापार होता लाभ कमाने के उद्देश्य से ही है। व्यापार होता किससे है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो भैया देश की सीमाओं के अंदर जब हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई काम व्यापार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आंतरिक या देशी व्यापार। और ऐसे में कौन सा पैसा यूज होता है? ऐसे में वही पैसा यूज होता है जो उस देश में चलता है। पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर जो व्यापार हो रहा होगा, तो वहां पे भैया वही पैसा चलेगा। भारत में हमारा पैसा चलेगा, अमेरिका में डॉलर चलेगा। तो देशी व्यापार में नॉर्मली कौन सी मुद्रा यूज होती है? जो उस देश की अपनी मुद्रा है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बस एक समझने वाली चीज है, और यहां से सवाल अगर बनेगा तो वो कॉमन सेंस का ही बनेगा, समझ पर आधारित ही बनेगा। ठीक है, समझ पर ही आधारित वो बनेगा। ठीक है, चलिए। आंतरिक व्यापार के दो भाग हैं बेटा। जनगणना की मैंने पूरी क्लासेस करवा दी हैं। एक बच्चा कह रहा है जनगणना की एक ही क्लास की हुई है। करवा दी है, शायद ऐसा देखो, हो सकता है एक आध फोल्डर, कभी कभी ऐसा होता है कि दो फोल्डर में डल जाती है, तो ऊपर और नीचे के दोनों फोल्डर देख लेना। हो सकता है पहले में एक हो, दूसरे में दूसरी हो। तो जनगणना की क्लास मैंने करा दी। और फिर भी किसी को लगता हो कि जनगणना मेरी नहीं हो रही है, तो मैंने इस 3 तारीख को करवाई है बेटा। कहाँ पे? यूट्यूब पे भी, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। बाकी आपके बैच में है पूरी क्लास, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। आंतरिक व्यापार को देख लेते हैं, नहीं देशी व्यापार। आंतरिक व्यापार कौन कौन से हैं हमारे यहाँ? आंतरिक और बाहरी हमने दो देख लिया, और आंतरिक में हमने ये भी देख लिया कि भैया उसी देश की मुद्रा चलती है, उसी देश की करेंसी उसमें चलती है। तो ऐसे व्यापार में उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय कर लिया जाता है। ये पहला थोक व्यापार आ गया, होलसेल ट्रेड। होलसेल का मतलब है थोक में खरीद लेना और फिर थोड़ा थोड़ा बेचना। जैसे एक दुकानदार जब खुद बेचने के लिए सामान लेके आता है, तो वो थोक वाली दुकान से लेके आता है। वो कहां से लेके आता है? दुकानदार। जैसे हम नॉर्मली किसी दुकान से सामान लाते हैं, वो खुद थोड़ी बनाता है, वो भी कहीं से खरीदता होगा। और वो कितना खरीदता है? हम चीनी 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, लेकिन वो आदमी कितनी चीनी लेके आएगा? अजी 500 बोरी चीनी ले आया वो। तो वो थोक से लाएगा। तो हमारा जो आंतरिक व्यापार है, उसका एक महत्वपूर्ण जो भाग है, उसके दो भाग हैं, एक थोक और एक खुदरा। तो थोक वाले का मतलब है बड़ी मात्राओं में जब वस्तुओं को खरीदा जाता है, और फिर वो बाद में फुटकर के व्यापारियों को दिया जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उसको बोलते हैं थोक व्यापार। जैसे खेती की मंडी, मंडी में आप जाते हो, अपना पूरा का पूरा अनाज दे आते हो, वो क्या है? कृषि मंडी। किसका उदाहरण है? थोक व्यापार का एक उदाहरण है। तो आंतरिक व्यापार के पहले तो हमने व्यापार को बांटा, ध्यान रखना, पहले हमने व्यापार को बांटा है। पहले हमने व्यापार को बांटा है दो हिस्सों में, एक हिस्सा है आंतरिक और दूसरा हिस्सा है बाहरी यानी विदेशी। तो इंटरनल है और ये है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल।
और इस फिर इंटरनल के दो हिस्से करे हैं, पहला थोक और दूसरा हो जाएगा बेटा फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड, जैसा कि हम करते हैं नॉर्मली। भैया 1 किलो चीनी दे दो, 200 ग्राम चाय की पत्ती, 250 ग्राम अदरक और थोड़ी सी मिश्री भी दे देना और 2 संतरा की टॉफी भी दे देना। ये सब करते हैं हम, करते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा फुटकर व्यापार जो है, तो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से सामान खरीदकर उसे अंतिम उपभोक्ताओं को छोटी छोटी मात्रा में बेचते हैं। तो फुटकर व्यापारी कहां से खरीदता है सामान? थोक वाले से खरीदता है। जैसे हमारे पड़ोस की किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप, जैसे हमारे पास का मेडिकल स्टोर, इस तरह की जो चीजें हैं, तो ध्यान रखना है उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? हम रखते हैं किराना। तो फुटकर और ये, तो हमने ध्यान रखिए यहां पे कि भैया व्यापार को हमने बांटा आंतरिक और बाहरी में। आंतरिक को हम देसी व्यापार भी कहते हैं, बाहरी को हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं। फिर आंतरिक को जो बांटा गया है फिर से 2 हिस्सों में, ये थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। ठीक है, चलिए। हाँ, खुदरा बिक्रा, खुदरा व्यापार भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको खुदरा भी कहते हैं, खुदरा, है ना। बहुत अच्छे, शानदार भाई। यहां तक अगर जिसने पूरी क्लास अब तक की ली है, खुदरा व्यापार, जिसने पूरी क्लास ली, जो जुड़ा ही अभी है वो बच्चा नहीं, अगर पूरी क्लास लिए तो यहां तक की चीजें क्लियर ही हो, तो एक बार थम्स अप मैं आपसे चाहूंगा, एक बार थम्स अप आपसे चाहूंगा। बाहरी और विदेशी व्यापार दूसरा नंबर आ गया। हम अब तक इंटरनल के बारे में बात कर रहे थे, अब हम एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे। तो वो 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं के पार, वो तो हो रहा था हमारी खुद की बाउंड्री के अंदर, इसलिए देसी था, इसलिए आंतरिक था। ये सीमाओं के पार हो रहा है बेटा, 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं के पार लाभ कमाने के उद्देश्य से जो किया जाता है व्यापार, उसको हम बाहरी या विदेशी व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी या विदेशी व्यापार उसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो भैया बाहरी और विदेशी व्यापार, एक्सटर्नल एंड फॉरेन ट्रेड किसे कहा जाता है? तो 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं के पार लाभ कमाने के उद्देश्य से जो किया जाए उसको हम बाहरी कहेंगे। उसके 3 हिस्से हैं। पहला, हम किसी देश से अगर मंगाएंगे, कितने हिस्से हैं बेटा? देसी व्यापार 2 तरह का था, विदेशी व्यापार 3 तरह का है। पहला तो आयात व्यापार, जब हम किसी दूसरे देश से कुछ खरीदें, चाहे तो वस्तुएं चाहे तो सेवाएं, चाहे तो वस्तुएं चाहे तो सेवाएं, तो इसको हम कहते हैं इंपोर्ट। क्या कहेंगे? इंपोर्ट। ठीक है, तो व्हेन ए कंट्री बाइज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट। जैसे भारत कई देशों से कच्चा तेल खरीदता है, सऊदी अरब उनमें से एक है, रूस से भी खरीदते हैं, हम ईरान से भी खरीदा करते थे। तो इनसे जो हम खरीदते हैं इसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहा जाता है। तो बाहरी और विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें तो इसके 3 भाग हैं। पहला है आयात, पहला आयात है तो दूसरा क्या होगा? पहला आयात है तो दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा निर्यात। बहुत शानदार, पहले से ही बच्चों ने कहना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट, यानी जब हम अपने यहां से कोई वस्तु या सेवा खरीदेंगे, यानी वस्तु या सेवा बेचेंगे, हमने कंप्यूटर का कोई पार्ट बनाया उसको बेचा, या हमारे वकील ने किसी विदेशी आदमी के लिए केस लड़ा, यानी हमने अपनी सर्विस बेची उसे, तो उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट। क्या बोला जाएगा? एक्सपोर्ट। अच्छा, 2 ही तरीके की चीज है, जैसे हम मसाले बेचते हैं, हम सॉफ्टवेयर सर्विस बेचते हैं, हमारे पास चाय ज्यादा होती है तो हम चाय भी बेच देते हैं, हम कई चीजें बेच सकते हैं ना। ये तो उदाहरण है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेन चीजें खरीदना मतलब इंपोर्ट, अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं, अगर हम विदेश को बेच रहे हैं मतलब एक्सपोर्ट। पर कभी कभी क्या होता है? कभी पुनः निर्यात भी होता है। क्या होता है? मतलब पुनः निर्यात का मतलब है हमने एक सामान किसी दूसरे देश से मंगाया और उसका उपयोग खुद ना करके किसी तीसरे देश को बेच दिया। जैसे हम रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे थे,
और उस तेल को रिफाइन विफाइन करके हम यूरोप में बेच रहे थे। रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा था और यूरोप को हम महंगा बेच रहे थे। मतलब ठीक ठाक कमाई हो रही होगी इसमें, है ना। तो ये पुनः निर्यात वाला जो होता है, ठीक है, पुनः निर्यात, जैसे हमने जापान से कुछ खरीदा और श्रीलंका को बेच दिया। जापान वहां से मंगा, मतलब श्रीलंका सीधे जापान से मंगा नहीं रहा होगा, कोई भी कारण रहा हो। यानी जब हम एक चीज अपने यहां नहीं बनाते, हमने पहले ए से खरीदी, बी को बेच दी, उसे कहते हैं पुनः निर्यात, री एक्सपोर्ट। तो ये तीसरा तरीका है। अब एक बार हम क्या कर रहे थे, बाहर की बनी हुई चीज अपने लिए खरीद रहे थे, आयात हो गया। दूसरे बार हमने अपनी बनी हुई चीज या अपनी सेवा बाहर वालों को बेच दी, पर यहां तो ना हमने बनाया था और ना खुद यूज किया, मतलब खरीदा और बेच दिया। तो ये सीधे सीधे बोला जाता है पुनः निर्यात। तो 3 तरीके का है। तो मैंने आपको व्यापार समझाया कि भैया व्यापार होता है 2 तरीके का, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक के 2 हिस्से हो गए, एक तो हो गया रिटेल और एक थोक वाला। एक तो थोक होलसेल वाला और एक रिटेल यानी खुदरा या फुटकर। यहां तक चीजें समझ में हुई। फिर हम आए बाहरी व्यापार पे, वहां से हमने इंपोर्ट किया, वहां को हमने एक्सपोर्ट किया, और भैया एक चीज तो हमने बाहर से खरीद के वापस एक्सपोर्ट कर दी। तो ये 3 तरीके के हुए। यहां तक क्लियर है? तो मैं आपसे थम्स अप चाहूंगा बेटा, यहां से थम्स अप चाहूंगा। अब हम आयात निर्यात कर रहे हैं, जब हम व्यापार अपने देश में करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब हम विदेश से व्यापार करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो कौन सी चीज है कि उसके लिए कोई पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। क्या हम ऐसे ही कुछ भी कर लेंगे? हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम भी तो विचार विमर्श करते हैं घर में, हम आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, नहीं करते? वैसे ही आयात निर्यात नीति सबसे पहले कब आई, यहां सवाल बनेगा कि भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी सबसे पहले कब आई थी? तो 1985 में आई थी, और निर्यात बढ़ाकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। देखो, निर्यात का मतलब है हम दूसरे को बेचेंगे। देखो कैसे बढ़ता है विदेशी मुद्रा भंडार। हमने एक चीज बनाई और अमेरिका को बेच दी, अमेरिका हमें क्या देगा? रुपए तो है नहीं उस पे तो डॉलर है, तो वो हमें देगा डॉलर। अब ये बताओ, हम जितनी ज्यादा चीजें बेचेंगे, जितनी भी ज्यादा चीजें बेचेंगे, क्या उतना ही हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं आ जाएगी, अमेरिका की करेंसी नहीं आ जाएगी? ये तो मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया। हम श्रीलंका को बेचेंगे, श्रीलंका की करेंसी आ जाएगी। हम वियतनाम को बेचेंगे, वहां की करेंसी आ जाएगी। हम ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे तो वहां की करेंसी आ जाएगी। तो हम जब ज्यादा निर्यात करते हैं तो हमारे पास बाहर की बहुत सारी करेंसी आ जाती है, बाहर का बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना हो अगर, यानी बाहर के लोगों की करेंसी हमें अपने यहां इकट्ठी करनी हो ज्यादा, तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम केवल बेचते तो है नहीं चीजें, हम तो खरीदते भी हैं। तो हम अमेरिका से कुछ खरीदेंगे तो हमसे अमेरिका क्या लेगा? वो डॉलर ही मांगेगा, क्योंकि उसका डॉलर ज्यादा मजबूत है, उसके यहां तो डॉलर ही चलता है। तो वो हमसे डॉलर ही मांगेगा कि भैया डॉलर दो हमें। तो अगर मेरे से सामान खरीदना है तो जो डॉलर मैंने तुम्हें दिया था उसी को वापस करो, मैं तुम्हारे रुपए का मैं क्या करूंगा? तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार डाउन जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। इंपोर्ट में हमारा इंपोर्ट और ये हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। ये चीज दोनों समझ लेना, ये सीधे सवाल भी बन सकता है। यानी कि आयात, ये क्या है बेटा? आयात यानी जब चीजों को हम खरीदते हैं, और निर्यात यानी जब हम चीजों को बेचते हैं। तो जब ये दोनों काम होते हैं तो ध्यान रखना, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, बाहर का जो पैसा है, उसका क्या होगा? देखो, विदेशी मुद्रा भंडार, जब जब हम कोई चीज खरीदेंगे तो हमें विदेशी पैसे को ही वापस देना पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार डाउन जाएगा, यानी कम होगा। और जब जब हम निर्यात ज्यादा करेंगे तो भैया ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा।
और ये सीधे सवाल आ सकता है आपसे कि आयात के वक्त विदेशी मुद्रा भंडार जो है, फॉरेन करेंसी का जो हमारे पास भंडार है, उसका क्या होता है? तो बेटा वो कम हो जाता है और निर्यात के वक्त वो बढ़ जाता है। निर्यात के वक्त वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए। बच्चा कह रहा है कि सर हमारे यहाँ डॉलर क्यों नहीं चलता? बेटा ये हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, वहां पे वही चलती है बेटा, है ना। हर पूरी दुनिया में एक जैसी करेंसी नहीं चल सकती, वही चलती है। हम अभी के लिए इतना ही समझेंगे क्योंकि अभी हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है यहां तक। तो पहली जब ये भैया ये नीति आई 1985 में, उद्देश्य था निर्यात बढ़ाकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना। लेकिन उद्देश्य नहीं ये पूछी जाएगी कि पहली आयात निर्यात नीति कब आई? 1985 में। और ये कितने साल के लिए आई? 3 साल के लिए। सीधे पूछा जाएगा जो आयात निर्यात नीति आई थी सबसे पहली, वो कितने साल के लिए आई थी? 3 साल के लिए। कब आई? 1985 में आई। अप्रैल याद करने की जरूरत नहीं है। जो पहली आयात निर्यात नीति के बारे में बात कर रहे हैं हम, पंचवर्षीय नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात नीति। तो जो पहली आयात निर्यात नीति आई उसकी घोषणा किसने की थी? तो भैया उस टाइम के कॉमर्स मिनिस्टर थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस टाइम के वाणिज्य मंत्री थे। और ध्यान रखना है बेटा कि व्यापार में स्थिरता के लिए ये नीति आई थी। किसकी सिफारिश पे आई थी? किसके सुझाव के बाद आई थी? तो पीसी अलेक्जेंडर समिति एक बनी थी, उसके सुझाव के बाद आई थी। पहली आयात निर्यात नीति कब आई? 1985 में आई। कितने साल के लिए आई? 3 साल के लिए आई। किसने घोषणा की? वाणिज्य मंत्री बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की। और उद्देश्य क्या था? कि आयात निर्यात के नियम कम से कम 3 साल के लिए स्थिर रखना, ताकि उद्यमी लंबी अवधि की योजना बना सके। मतलब समझो कि आयात निर्यात के नियम अगर रोज बदलेंगे तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो विदेश से व्यापार करते हैं, क्या वो कुछ भी स्थिर कर पाएंगे? क्या वो चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे? तो आयात निर्यात के अगर नियम रोज बदलेंगे तो वो चीजों को ठीक से नहीं कर सकते, ना वो लंबी अवधि की योजना बना सकते हैं। वो ये भी नहीं बना सकते कि मैं हर महीने कितना लेके आऊंगा, मैं 3 साल तक क्या इंपोर्ट करूंगा, 3 साल तक क्या एक्सपोर्ट करूंगा। तो ये आयात निर्यात नीति इसलिए आई थी कि भैया ऐसा ना हो कि हर आदमी ये डरता रहे, क्या पता मैं बहुत सारी चीजों का ऑर्डर कर दूं फिर आगे चल के चीजें बदल जाए। तो इसलिए 3 साल के लिए कम से कम ये नियम आए। और 3 साल में ताकि जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अपनी नीति बना सकें। जैसे सरकारें नीति बनाती हैं वैसे ही कंपनियां भी तो अपनी नीति बनाती हैं। इसलिए 3 साल के लिए लेके आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये आयात निर्यात की 5 साल की नीति आई फिर बाद में। ये भी हम किसकी बात करते हैं? आयात निर्यात नीति, एग्जिम। ठीक है, 3 साल की हो गई पूरी, उसके बाद कुछ और टाइम भी हो गया। और ये 5 साल की नीति कब आई? तो 1992 में आई, 1992 में। और पहली बार ये 5 साल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति है। हाँ जी, क्योंकि इससे पहले वाली तो 3 साल की थी। प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पे? तो आपको पता ही है, पीवी नरसिंह राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पहली 5 साल के लिए आयात निर्यात नीति 1992 में आई। ये पहली पंचवर्षीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके याद रखना है। तो इन्हीं के विजन के तहत, इन्हीं की सोच के तहत ये नीति लाई गई थी। ठीक है, और याद रखना इससे कितना अंतर आया कि भारत का जो निर्यात भैया कितना था 91-92 में, लगभग 18 बिलियन, वो 96-97 तक डबल हो गया, लगभग डबल, 33 बिलियन हो गया। और मैंने कहा आयात निर्यात नीति का एक उद्देश्य यही तो होता है कि हमारे पास बहुत सारा विदेशी पैसा आए, हम खूब एक्सपोर्ट करें। कोई विदेश नहीं चाहता कि हमें बाहर से बहुत सारी चीजें खरीदनी है, कोई विदेश नहीं चाहता। घर का उल्टा है। घर जो चीजें हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो क्या चाहते हैं? हम ज्यादा चीजें बेचें ना कि खरीदें। अब हम लोग जो हैं नॉर्मल हैं बिल्कुल, तो हमको तो खरीदना ही खरीदना है सब बाहर से।
तो भाई इसलिए तो फिर हमें तनख्वाह की जरूरत होती है। अगर हमारी एक छोटी सी भी कोई काम होता, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे होते, तो फिर हम उसे बेचते, उससे पैसा आता, उससे हम खरीदते। नौकरी की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा भैया केवल इंपोर्ट इंपोर्ट होता है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट तो कुछ होता ही नहीं है। एक्सपोर्ट तो हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे दो नीति आ गई। पहली 3 साल की आई 1985 में, समझ में आई आपको ये चीज? उस टाइम पे वाणिज्य मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और फिर आई है 92 में, 91 92 बोल सकते हो, 92। और ये पहली बार 5 साल की आई, 5 साल की आई बेटा। मतलब आयात निर्यात। मैं आयात निर्यात क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? क्योंकि वाणिज्य और व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग है आयात निर्यात। आपको चीजें खरीदनी और बेचनी पड़ेंगी तभी तो व्यापार होगा। और आजकल व्यापार केवल अपने अपने देश तक तो सीमित नहीं है। तो इसलिए आपको जो थोड़ी सी डिटेल में पता होनी चाहिए वो है ये। अब आयात निर्यात नीति के नाम में बदलाव हुआ। फिर आयात निर्यात से ऐसी चीजें समझ में आ रही थी। आयात निर्यात का क्या मतलब है? हमने किसी चीज को मंगाया और किसी चीज को बेचा। चीज को, किसी वस्तु को। पर जब धीरे 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 हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी, तो बेटा इसको हमने कर दिया विदेश व्यापार नीति। और वो क्यों किया? क्योंकि यहां तक आते आते हम केवल सामान ही नहीं खरीद रहे थे या बेच रहे थे, हम सेवाएं भी खरीद और बेच रहे थे। पहले हम सेवाएं नहीं खरीदते थे। पहले हम, ऐसा नहीं था कि वहां इंग्लैंड से किसी डॉक्टर की सर्विस भी हमने ली, या हमने अपने किसी डॉक्टर की सर्विस इंग्लैंड में दी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ज्यादातर वस्तुओं तक व्यापार सीमित था। धीरे धीरे व्यापार में सेवाएं भी शामिल हुई। तो अब सेवाओं को आप इंपोर्ट कैसे बोलोगे, एक्सपोर्ट कैसे बोलोगे केवल? तो इसलिए 2004 में, कब? 2004 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति के नाम में बदलाव हुआ और हमने इसे विदेश व्यापार नीति कर दिया। क्योंकि अब यह केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं था। सवाल आएगा, हमने कब इसका नाम बदला है? विदेश व्यापार नीति हमने कब की है? तो बेटा हमने 2004 में की, और तब उद्योग मंत्री थे कमलनाथ। तो 3 मंत्री महत्वपूर्ण हैं। 1985 में कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1992 में ये यहां पे क्या आई थी? 3 वर्षीय, यहां 3 वर्षीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति आई थी। ठीक है, फिर 1992 आ गया था क्या? 1992 में क्या 5 वर्षीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति आई? बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। क्या 5 वर्षीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति आई? 5 वर्षीय, तो हाँ जी, 5 वर्षीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति आई। 1985 में 3 वर्षीय था। ठीक है, और यहां पे 1992 में 5 वर्षीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति आई। और अब 2004 में नाम बदल दिया गया, और यहां पे उद्योग मंत्री कौन थे? कमलनाथ थे। कौन थे? कमलनाथ थे। ठीक है, ये हो गया। अब विदेश व्यापार नीति, क्योंकि इसका नाम बदल दिया विदेश व्यापार नीति, तो 1985, 1992 और अब आई है ये 2023 में। विदेश व्यापार नीति कब आई है बेटा? 2023 में विदेश व्यापार नीति, क्योंकि 2004 से हमने नाम बदल दिया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का, हमने कर दिया विदेश व्यापार नीति। तो अब हम जो विदेश से व्यापार करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? वाणिज्य और व्यापार। और वाणिज्य और व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा है विदेशी व्यापार का। तो हमने देखा विदेशी व्यापार का मतलब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब उसके लिए कोई नीति बनानी होगी, और नीति का मतलब है हमने 1985 में नीति बना दी। कितने साल के लिए बनाई? 3 साल के लिए। कम से कम 3 साल के लिए बिजनेसमैन जो है उनको पता हो कि हम योजना कैसे कैसे बनाएं, थोड़ा लॉन्ग टर्म योजना बना सकें, वो ज्यादा बेहतर अपनी प्लानिंग कर सकें, इसलिए बनाई। अब उसके बाद 92 में कितनी आती है? 92 में 5 साल के लिए पहली बार आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति, 5 साल के लिए। 92 से 97 तक चलेगी। चलेगी भैया। कुछ बदलाव आया? हाँ आया। 18 बिलियन का जो व्यापार था, एक्सपोर्ट था, वो 33 बिलियन पे पहुंचा। तो मतलब काफी अच्छा हो गया। हाँ काफी अच्छा हुआ। फिर धीरे धीरे बदली चीजें, और केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात नहीं रहा, क्योंकि वस्तुओं के साथ एक महत्वपूर्ण घटक शामिल हो गया। क्या? सेवाएं। आजकल तो हमारे यहां पे आपको पता है कि अब सबसे ज्यादा पैसा जो जीडीपी में आता है वो कहां से आता है?
सेक्टर सर्विस वाले से ही आता है, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, वहीं से तो आता है। तो ध्यान रखना, विदेश व्यापार नीति किसका नाम कर दिया 2004 में, और अब ये जो लेटेस्ट हमारे यहाँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2023 से है। और 23 में मंत्री तो आप बता ही दोगे कौन थे, पीयूष गोयल थे। उसका लक्ष्य आपसे पूछा जाएगा, विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य क्या है, तो भैया जो भारत का निर्यात है, हमेशा विदेश व्यापार नीति में हमारा क्या उद्देश्य होता है भैया, किसको बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना। क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा बाहर का पैसा, बाहर की मुद्रा होगी, उतने हम मजबूत माने जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब इसका 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। तो विदेश व्यापार नीति 2023 कब से लागू हुई भैया? 1 अप्रैल 2023 से। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की 2030 तक भारत के निर्यात को कहां तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है, 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है, 2 लाख करोड़ डॉलर। और यह पहली बार ऐसी नीति है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 23 से शुरू कर दी। लेकिन ऐसे नहीं है कि 5 साल के लिए या 3 साल के लिए। उन्होंने कहा हमने बना दी नीति, अब हम इसमें जो बदलाव होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब कर देंगे बदलाव, लेकिन पहले से फिक्स नहीं है कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। हाँ, 10 साल का लक्ष्य जरूर बना है। वो लक्ष्य है कि हम एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचा देंगे। यहां तक क्लियर है? समय समय पर अपडेट किया जाएगा, हर 5 साल में नहीं बदला जाएगा, ये चीजें आ गई। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए देखिए, आप में जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, एसआई वाली, तो आप समझ लेना कि एसआई वाले बच्चों के लिए जो क्लास चलती है वो चलती रहेगी। 1 घंटे की क्लास होती है, आपको टाइम मिले तो कर लेना, जो एसआई का एग्जाम देंगे। पर मैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सी, अगर वो नहीं भी कर पाते हैं किसी क्लास को, अगर ना कर पाए किसी टॉपिक को, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन सी मैं गागर में सागर लेके आऊंगा 11 तारीख को। और वो अगर किसी को होमगार्ड की तैयारी करनी है, ऑपरेटर की तैयारी करनी है, यूपी कांस्टेबल की करनी है, वो गागर में सागर सबको ले लेनी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक एक सवाल बहुत महत्व का रहेगा। तो गागर में सागर भाई सबको लेनी है। कम से कम 4 से 5 घंटे में उस दिन क्लास लूंगा, और आप सबको लेनी है वो क्लास, जितने भी बच्चे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस में, इनमें से किसी एग्जाम की, पुलिस वाले जो रिलेटेड है, होमगार्ड का, यूपी पुलिस कांस्टेबल। और आप देखना बहुत कॉन्फिडेंस आपको एक ही क्लास से आ जाएगा। तो एसआई का पेपर क्योंकि बिल्कुल उससे नजदीक है पहले, तो मैंने रखा भी है कि आपको याद भी रहे चीजें। और क्लास में मैं कोशिश भी करूंगा कि क्लास में ही कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है उनका रिवीजन भी करवा दूं वहीं पे ही, ताकि आपको महत्वपूर्ण चीजें मिल जाए। तो विदेश व्यापार नीति हो गई। अब वित्तीय संस्थाएं देख लेते हैं कुछ। जो वित्तीय संस्थाएं, व्यापार के लिए कोई संस्थाएं भी तो होती हैं। वैसे तो व्यापार में वर्ल्ड बैंक भी मदद करता है, पर वो केवल व्यापार के लिए नहीं बना। वैसे व्यापार में और कौन मदद करता है बेटा? आईएमएफ भी करता है, पर वो भी केवल व्यापार के लिए नहीं बना। विशुद्ध रूप से जो व्यापार के लिए ही संस्था बनी है वो है डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना आपसे पूछी जाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1 जनवरी 1995। और एक समझौता हुआ था, मराकेश समझौता या मराकेश संधि, यानी मराकेश संधि के द्वारा ये जो है संगठन उभर के आया था 1 जनवरी 1995। उसकी ये डेट बेटा एग्जाम में आ जाती है, 1 जनवरी 1995। क्या 1995 से पहले कोई व्यापार नहीं चलता होगा? 1995 से पहले देश आपस में व्यापार नहीं करते थे क्या? करते थे, तो फिर नियम कायदे कौन सा फॉलो करते थे? तो उससे पहले एक गैट नाम का एग्रीमेंट था, यानी कि डब्ल्यूटीओ से पहले इसका काम यह करता था, गैट। और गैट की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है बेटा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यानी ये चल रहा था और इसमें कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई। ये 1948 से चल रहा था। कब से चल रहा था? ये गैट चल रहा था बेटा 1948 से। अब इसमें जरूरत महसूस हुई बदलाव की,
कि भैया केवल गेट से काम नहीं चलेगा, हमने जितने दिन चल सकता था चलाया। तो 1948 से लेके और भैया फिर 1994 तक आते आते हमने देखा कि भैया कुछ और भी चाहिए। तो 1 जनवरी 1995 से मराकस संधि हुई, मराकस समझौता हुआ और WTO बन गया और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। गेट का मुख्यालय भी जिनेवा में था, गेट का भी। और ये जिनेवा है कौन से देश में? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हो सकता है वहां पे शहर ना पूछ के क्या पूछ ले, तो शहर ना पूछ के देश ही पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए गेट एंड WTO दोनों का हेडक्वार्टर पूछेगा तो दोनों का ही जिनेवा है, दोनों का क्या है? जिनेवा है। ठीक है। नहीं बेटा, गागर में सागर सुबह 10 बजे से है। यूपीएसआई के लिए गागर में सागर सुबह 10 बजे से 11 तारीख को। विश्व व्यापार संगठन के बारे में ही बात करते हैं हम। ये करता क्या है? तो देखो, वस्तुओं के व्यापार का नियमन, जो भी व्यापार में समस्या आती है, व्यापार के नियम कायदे बनाना, उन्हें लागू करवाना, सारे देशों से लागू करवाना, क्योंकि व्यापार तो भरोसे पर टिका होता है। अब हम मान लो अमेरिका से मंगा लें कोई बहुत तगड़ी सी वस्तु और फिर हम यहाँ के कह दें हमें ना चाहिए, जाओ ले जाओ उल्टी, वो तो बेचारे आने जाने में ही मर लेंगे। इसलिए व्यापार के लिए कोई तो ऐसी संस्था हो कि अगर कोई भी गड़बड़ करे तो उससे नियम कायदे मनवा ले, तो वो ही संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे देशों के बीच में व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, अच्छे से चलता रहे, उसी की कोशिश ये संस्था करती है। और ये 1 जनवरी 1995 को आई है अस्तित्व में, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इससे पहले ये काम गेट करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और गेट की स्थापना ध्यान रखना है 1948 में हुई थी और वो भी जिनेवा में ही स्थित है। अब WTO की एक कौन बनी हुई है? एक डायरेक्टर जनरल बनी हुई है, DG, महानिदेशक। उनका नाम है नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला। तो WTO जब से बना है तब से पहली बार कोई महिला और अफ्रीका से पहली बार कोई व्यक्ति इसका चीफ बना है। ये WTO का सबसे बड़ा पद है, महानिदेशक। महानिदेशक WTO का हेड है। तो पहली बार एक महिला बनी है, नागोजी ओकोंजो इवेला, और ये पहली महिला है, पहली अफ्रीकी है। यहां से भी सवाल बन सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया ना, कल मैं आपके सवालों के सारे जवाब देने वाला हूं, क्योंकि आपको कुछ कुछ डाउट है, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तो इसी पे ही हम डाउट सेशंस बनाएंगे कल, और शायद मैं 8 बजे के बाद ही लूँ वो डाउट सेशन, है ना। तो आप सबको एक बार जो भी आपके दिमाग में है सारे सवाल एक साथ ही पूछ लेना, ताकि आपकी सारी दिक्कतें एक साथ खत्म हो जाए। अब देखो, हमारे यहाँ सेबी भी है, सेबी से भी सवाल आ जाते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन एक्ट आया 1992। देखो, यहां तो सेबी की स्थापना होगी, जरूरत था कि भैया हमारे शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट में भी क्या होता है, व्यापार भी तो होता है, और सारी कंपनियां यहां लिस्टेड है। जिन कंपनियों की वजह से व्यापार हो सकता है वो सब यहीं लिस्टेड है। तो फिर तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था हो गई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था हो गई, क्योंकि भारत में जितनी भी व्यापार करने वाली कंपनियां हैं वो ज्यादातर यहां तो लिस्ट है, यहां तो उनके शेयर में खरीद बिक्री होती रहती है। ये महत्वपूर्ण संस्था है। और सेबी बना 12 अप्रैल 1988 को कि भैया जब हम शेयर बाजार में कुछ खरीद करते हैं, बिक्री करते हैं, तो उसके भी कुछ नियम कायदे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। उसके लिए एक संस्था बनी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये 12 अप्रैल 1988 को बनी। पर तब ये नॉर्मल जरूरत के हिसाब से बना दी गई। हम जितनी भी महत्वपूर्ण संस्था बनाते हैं, हम कोई ना कोई कानून बनाते हैं उसके लिए, और कानून कौन बनाता है? हमारे यहां संसद। तो जब कानून के तहत वो संस्था बनती है, हमने पहले कानून बनाया। हमारे पास दो ही तरह की संस्थाएं ज्यादा मिलती हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या तो संविधान में ही उनका जिक्र है, तो उनको तो हम बोल देते हैं संवैधानिक संस्थाएं। एक संस्था ऐसी होती है जिसके लिए हमने कानून बनाया, संविधान में कुछ नहीं किया, कानून बनाया अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए। भारत के उन्होंने
जो नेता हैं भारत की जनता के बिहाफ पे, उस कानून के अनुसार वो संस्था बना दी, तो ऐसे में उसको क्या कहा जाएगा? उसको हम कहते हैं, यानी सांविधिक संस्था हो गई अब ये, यानी ये किसी कानून के तहत बन गई, तो सांविधिक संस्था का दर्जा इसको मिला है, क्योंकि कानून बना 1992 में। और सांविधिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। क्या कहते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, चलिए। तो अधिनियम 1992 में बना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। सीधे सवाल आता है, इसके चेयरमैन हैं तुहिन कांत पांडे। पहली महिला चेयरमैन भी आपको याद रखनी है, पहली महिला चेयरमैन सेबी की आपको याद रखनी है, और ये जवाब भी देना है आज कौन है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और विनियमित करना। जो हम लोग पैसा लगाते हैं शेयर बाजार में, हम लोगों के साथ कुछ गड़बड़ झाला ना हो जाए, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, हमारा पैसा कहीं मर ना जाए, हम किसी के जाल में न फंस जाए। ये सब चीज करने का काम किसका है? सेबी का है। और नियम कायदे भी, यानी कोई खरीद बिक्री भी हो रही है तो नियम और कायदे के तहत हो। ये सब चीजें किससे संबंधित है? ये सब चीजें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित है बेटा। ठीक है, तो यहां तक ही हम कर लें आज। एक छोटा सा और है, इसके अलावा फिर एक बना बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पे आप किसी चीज के शेयर खरीद और बेच सकते हो। शेयर यानी एक तरह से आप मालिक बन सकते हो किसी कंपनी के। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बारे में 2-3 सवाल आते हैं। एक तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, की स्थापना 1875 में हो गई थी। अच्छा भैया, तभी इतना पुराना है। इसलिए इसके संस्थापक पूछे जाते हैं तो प्रेमचंद रायचंद, प्रेमचंद रायचंद। मुख्यालय इसका भी मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट रोड पे। और निवेशकों के हितों को कायम रखते हुए कुशल बाजार, बाजार मतलब ये मार्केट प्रदान कर रहा है, ये एक मार्केट प्रदान कर रहा है। यहां बेचो खरीदो शेयर, बेचो खरीदो। ठीक है, चलिए लास्ट एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 2 सवाल आते हैं। देखो, इसकी स्थापना 1992, काम शुरू कब किया ये पूछता है। काम शुरू किया 1994 ने। कब काम शुरू किया है? 1994 में। पूछता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बना? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पे बना। इसका मुख्यालय भी मुंबई में। तो कि स्टॉक से संबंधित चीजें मुंबई में आएंगी। सेबी भी मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी। ठीक है, सारे के सारे मुंबई में है। और यहां पे भी बेटा खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी खरीद और बेच सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कल देखेंगे औद्योगिक नीतियां, और कल हम देखेंगे कुछ शब्द। कौन से शब्द? जहां से सवाल सीधे सीधे बन जाते हैं, जहां से जैसे ये किसको बोलते हैं, ये वाली मंदड़िया किसे बोलते हैं, तेजड़िया किसे बोलते हैं। तो कल इसका जो भी बचा हुआ पार्ट है, मुझे लगता है कल ही वो खत्म हो जाएगा। या 10-5 मिनट अगर क्लास ऊपर भी करनी पड़ी तो कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम इसको खत्म करेंगे। यहाँ पे एक बार लास्ट में जो मैंने अभी जहां से थोड़ा सा आपका रिवीजन नहीं करवाया है वो बता देता हूं। तो देखो, हम देख रहे थे आयात निर्यात नीति चल रही थी 1985 वाली, 1992 वाली। 2004 में इसका नाम बदल दिया, विदेश व्यापार नीति कर दिया। किसके टाइम में? तो भैया कमलनाथ जी उस टाइम पे वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। नाम बदलने का कारण था केवल सामान नहीं, अब सेवाएं भी आयात निर्यात शब्द में शामिल हो गई थी। ठीक है, तो विदेश व्यापार नीति फिर आई है हमारी 1 अप्रैल 2023 को। इसके पीयूष गोयल जी के टाइम पे आई है। इसका लक्ष्य क्या है? तो विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाना। 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाना। वित्तीय संस्थाएं और व्यापारिक संगठन, तो एक तो WTO याद रखना, एक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया याद रखना, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज याद रखना, एक बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज याद रखना। और अब हम आएंगे औद्योगिक नीतियों पे। किस पे आएंगे? औद्योगिक नीतियों पे। बेटा 7 बजे ही क्लास चलेगी। कुछ लाइब्रेरी वाले बच्चे रहते हैं, उनको घर पहुंचने में फिर ये है कि जी हम पहले निकलना होता है हमें, तो 5-5:30 बजे हम निकल लेते हैं। एक क्लास ऐसी रख लीजिए जो घर के टाइम पे हम घर जाके ले लें, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा ये भी हो सकता है कि वो 6 से 7 के बाद निकलता हो। तो ऐसा जो बच्चा है वो इस क्लास को 8 ले ले, 9 ले ले, 10 ले ले, अगले दिन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक छोटी सी चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आप
का मेन उद्देश्य है कि वो पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई हो। टाइम नहीं मायने रखता। कई बार हमारे दिमाग में बन जाता है कि मुझे तो लाइव ही क्लास लूंगा तभी मैं सफल होऊंगा। नहीं बेटा, बल्कि लाइव क्लास में कई बार हमें बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारा हम हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। आप उतने ही सफल हो जाओगे, उतने ही जल्दी सफल हो जाओगे जब पढ़ाई के वक्त आपकी दिमाग में अगर जितनी भी अतिरिक्त बातें आती हैं, आप उस पर कंट्रोल करो और कहो नहीं भाई, मैं पहले पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सवाल देखूंगा। अगर मुझे कुछ करना है सवाल तो मैं तब पूछूंगा, पहले मैं पूरा पढ़ूंगा। क्योंकि कई बार तो हमारे मन में जो डाउट होता है वो हमने पहले 10 मिनट में पूछ लिया और 40 मिनट पे क्लास में वही था। तो आपको सफल होना है तो सबसे पहले एक चीज आप आदत डालो कि इन छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा मत सोचा करो कि मैं लाइव लूं या कैसे लूं। कैसे भी लो, क्लास ले लो, उसको, कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसका रिवीजन कर लो। इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इवन इसका भी नहीं पड़ता कि मैं नोट्स बनाऊं या मैं पीडीएफ से ही पढ़ लूं। बेटा इसका भी नहीं पड़ता। आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो भी सिलेक्ट होगे। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने भी 3-4 नौकरियां ली हैं सरकारी, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए जीएस के। मैं नहीं बनाता था क्योंकि पहली नौकरी के बाद मेरी सारी नौकरी तब थी कि जब मैं किसी न किसी नौकरी को करते हुए तैयारी कर रहा था। अब ऐसे में क्या होता है कि समय कम होता है आपके पास। जब समय कम है, आप ऐसे नोट्स ही बनाते रह जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे ऊपर उठना है आपको। अगर आप इनसे ऊपर नहीं उठ पाए तो फिर कहीं ना कहीं आप इन्हीं में उलझ के रह जाओगे। और आपके पास चॉइस है, आप जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाओ या आप कुछ जिंदगी में बेहतर करने के लिए प्रयास करो। पर जब कुछ बड़ा करना हो तो छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखो। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाए छोटी चीजों को तो शायद बड़ी चीजों तक आप पहुंच ही ना पाए। अभी के लिए इतना ही। कल मैं जरूर डाउट सेशन लूंगा, आप सबसे मुझे बात जरूर करनी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, यहाँ बहुत सारे कमेंट होते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे कुछ ऐसा भी पूछना चाहते हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत, और वो जितना डिले होगा उतना नुकसान हो जाएगा। तो कल मैं एक क्लास लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।